सबसे पहले बात करें कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग को तीसरी शब हो गई है। होलनाक आग पर 46 घंटे बाद मुकम्मल काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए इमारत का मलबा उठाने का काम भी जारी है। मलबे से मजीद एक लाश निकाल ली गई है। आग ने 24 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। 28 जख्मी अस्पताल ज़ेर इलाज हैं और 18 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 65 अफराद ताहाल लापता हैं और दुखती इमारत से ताहाल धुआं निकल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 4 घंटे से रुका हुआ है। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ नसीम आदिल। जी नसीम, बताइए कैसे मतलब क्या मालूमात हैं आपके पास? देखें, इस वक्त मैं गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हूँ और आग को लगे आज तीसरी रात होने वाली है और 50 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और रेस्क्यू टीमें ताहाल इस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो पाई हैं। जो हुकाम कहते हैं कि 70 से ज़ायद अफराद इस बिल्डिंग में मौजूद हैं, लेकिन अब तक यहाँ से 26 अफराद की लाशों को रेस्क्यू किया गया है जो जली हुई है, झुलसी हुई है, उनके अज़ा भी जिस्म से अलग हैं। अभी तक यहाँ पे रेस्क्यू काम रोका गया है। मुमकिन है कि ये रात होने की वजह से काम रोक दिया गया है। सुबह होने के बाद दोबारा काम अपना शुरू किया जाएगा। पुलिस, रेंजर, दीगर अदारे, DC साउथ, SSP सिटी आरिफ अजीज़, DIG साउथ असद रज़ा के अलावा पुलिस की फोर्स यहाँ मौजूद है। रेस्क्यू अदारे छिपा ईदी के तमाम रज़ाकार यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी यहाँ पे काम रोका हुआ है और अंदर जो लाशें मौजूद हैं झुलसी हुई, उनको अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। जी, कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। ताहम कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने साहने में अब तक 26 अमवात की तस्दीक की है और बताया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। मलबा साफ किया जा रहा है। अगर इमारत के किसी हिस्से को तोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो मशीनें मौजूद हैं। रेस्क्यू का अमल मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा और अंदर फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए तसल्ली से काम करने की ज़रूरत है। अंदर फंसे अफराद की तादाद 75 बताई जा रही है, जिनकी तलाश जारी है। फायर तो कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो चुकी है और अब बॉडीज़ की रिकवरी का काम तेज़ी से जारी है। हमने साथ साथ रबल रिमूव करने का काम भी शुरू किया हुआ है और अगर कहीं पे डिमोलिश करने की ज़रूरत पड़ती है बिल्डिंग पार्ट को, उसके लिए भी एक्सकेवेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अभी भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो तकरीबन कोई 75 लोगों की थी जिनकी मौजूदगी बिल्डिंग के अंदर बताई गई थी। रेस्क्यू का अमल मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा क्योंकि बॉडीज़ की रिकवरी का काम काफ़ी स्लो और बड़ी एहतियात के साथ किया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। जामिया कराची के सेंट फ्रांसिस DNA एंड सीरोलॉजी में लेबॉर्ट्री में 6 लाशों के DNA सैंपल मौसूल। DNA प्रोफाइलिंग के लिए 10 लवाहिकीन के नमूने भी SFDL पहुंचा दिए गए हैं। ज़राए SFDL के मुताबिक लाशें पूरी तरह चली हुई हैं, जबकि DNA प्रोफाइलिंग मुकम्मल होने में कई दिन लगने का इम्कान और शनाख्त तक लाशें ईदी सर्दखाने में महफूज रहेंगी। फ्रांसी हुकाम के मुताबिक सैंपल्स का मबासना जारी है। साहने में जमा अफराद की तादाद से मुतल्लिक हतमी तस्दीक DNA के बाद होगी। डिटेल्स क्या है मज़ीद हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल। जी कामरान, बताएगा इससे मुतल्लिक। देखिए, सानिया गुल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शनाख्त का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जामिया कराची की सेंट फ्रांसिस DNA लैब सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में 6 लाशों के जो है वो DNA सैंपल मौसूल हुए हैं, जिनमें DNA प्रोफाइलिंग के लिए 10 लवाहिकीन के नमूने भी जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। लाशें जो है वो बुरी तरह से जो है वो जली हुई हैं। DNA और प्रोफाइलिंग में वक्त लग सकता है। जो ज़राए हमें ये बताते हैं कि DNA प्रोफाइलिंग मुकम्मल होने में कई दिन लग सकते हैं। शनाख्त तक जो है वो तमाम लाशें जो है वो ईदी सरखाने में महफूज रहेंगी, जबकि फॉरेंसिक हुकाम के मुताबिक जो है वो सैंपल का मवाजना जो है वो किया जा रहा है और साने में जाबाक अफराद की तादाद से मुताल्लिक हतमी तस्दीक जो है वो DNA के बाद होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस सर्जन सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर समिया ने सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद की शनाख्त से मुतल्लिक अहले खाना को अपना एंटीबॉटन ब्लड सैंपल जमा करवाने का मशवरा दे दिया है। डॉक्टर समिया के मुताबिक सिविल अस्पताल में लाशें आ रही हैं और जिनके खून के टेस्ट और अहले खाना के खून के नमूनों की जांच पड़ताल से लाशों की शनाख्त का अमल आसान हो जाएगा। लोगों के लिए यह है कि अगर आपका प्यारा कोई भी प्यारे आपके हैं जो मिसिंग हैं गुल प्लाजा की आग लगने के बाद से, उसी इलाके में वो थे,
तो काइंडली सिविल अस्पताल कराची की मॉर्चरी के बाहर आप आके अपना एंटीमॉर्टम डेटा जमा करा सकते हैं। हमारे पास बॉडीज़ आ रही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध यहाँ पर इस मॉर्चरी को फ़ाल पहले से थी, अब मज़ीद फ़ाल कर दी गई है। हम यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं और फिर पोस्टमार्टम से लिए हुए सैम्पल्स और जो हमने लवाहिकीन के सैम्पल्स कलेक्ट किए होंगे वो ICCBS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चले जाएंगे, जो वहाँ पर जाके मैचिंग और क्रॉस मैचिंग एंड प्रोफाइलिंग का प्रोसेस अमल में लाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा सानहे में जहाँ अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वज़ीर आला के मुताबिक मुतासरा दुकानदारों के नुकसानात का भी आज़ाला किया जाएगा और मतबादल जगह फराहम की जाएगी, जबकि वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। अपोजिशन लीडर सिंध का सानहे गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया गया है। वली खुर्शीदी कहते हैं कि 2 रोज़ गुजरने के बाद भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका। बताया जाए ये हादसा किस वजह से रुक नहीं पा रहे। सिंध हुकूमत बताए कितनी जाने और माली नुकसान चाहिए। पीपल्स पार्टी की 17 साल की हुकूमत आया होकर रह गई। 17 साल के इक़्तिदार में कराची के लोगों को 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। इस निज़ाम को सपोर्ट करने वाली जमात इस्लामी और PTI भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान ख्याली तस्वीर पेश की गई। गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग के दौरान एक ऐसा बहादुर नौजवान भी था जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की ज़िंदगी बचाने में मसरूफ़ था। वो नौजवान था फ़र्ज़ की राह में कुर्बान होने वाला फायर फाइटर फुरकान अली। फुरकान 3 भाइयों और 4 बहनों का सबसे लाडला भाई था। 1.5 साल कबल शादी हुई थी और 6 माह के मासूम बच्चे का वालिद था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कराची के गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी, ताज़ियत और मरियम नवाज की कराची आतिश ज़दगी के साने में लापता अफराद की बाखैरियत बासियाबी की भी दुआ की गई। मरियम नवाज का कहना है कि कराची प्लाजा आतिश ज़दगी में शहीद अफराद के सोगवारान के दुख में बराबर के शरीक और अहले पंजाब मुतासरीन के साथ हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त हर मुश्किल में साथ दिया। पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ज़राए सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़राए मैशत है। आज भी हमारी 65% आबादी देहात में रहती है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। जदीद तरीक़ों से हमने कुछ कामयाबियाँ हासिल की, मगर अभी सफ़र तवील है। पानी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए साइंसदानों और माहिरीन की खिदमात लेना होगी। Ladies and gentlemen, Pakistan is essentially an agrarian economy. Even today, as I speak, 65% of our population, they reside and work in rural areas. The only thing is to put together today's requirements in terms of how to enhance our per acre yield through modern technologies and modern technique. महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में पहला खिताब। कहा पाकिस्तान और पूरा खित्ता मुश्किल में है। पाकिस्तान के मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुताबिल नहीं हो सकता। गलतियाँ होती हैं, बैठें सोचें, जो हुआ सो हुआ। एक दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। महमूद खान अचकजई ने मुज़ाकरात और मफाहमत की दावत भी दी। होती हैं दुनिया में गलतियाँ, बैठें सोचें, अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप ऑन इट। बस जो हुआ वो हुआ। एक दूसरे की तरफ अंगुदुश्मनी करने से, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है, वो सख्त बुरानों में मुब्तला है। हम किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान मुजाहिरों का, पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतामल नहीं हो सकता। मरियम नवाज का मनसूबा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है और इलेक्ट्रिक बसें सर्दी में पंजाब के अवाम के लिए नेमत साबित हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का कहना है कि आम आदमी मरियम नवाज की इस लग्जरी सर्विस सफरी सहूलियत पर दुआएं दे रहा है। उनका कहना था कि माज़ी करीब में पंजाब के अवाम को बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई। अब हर ज़िले में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं।
اسما بخاری نے مزید کہا کہ اڈیالہ کا مستقل رہائشی جیل میں فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ فلمی ڈائلاگ مارنے اور ہوا میں تیر چلانے سے تحریکیں نہیں چلتی۔ اسٹریٹ موومنٹ چلانے والے آج تحفظ کرسی موومنٹ کے فکر میں ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے ثانیہ گل پلازا پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایف پی سی سی آئی نے وفاقی حکومت سے متاثرہ تاجروں کے لیے ٹیکس ریلیف دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کراچی شہر میں جب بھی آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچتی ہے۔ کراچی میں 12.5 لاکھ شہریوں پر صرف ایک فائر ٹینڈر ہے۔ کاشف منیر کی یہ رپورٹ۔ ایف پی سی سی آئی میں گل پلازا کے عہدیداروں سمیت الیکٹرانک مارکیٹ، آل صدر الائنس آف مارکیٹ اینڈ مال ایسوسی ایشن، کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، کراچی تاجر اتحاد سمیت مختلف ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کی۔ یو بی جی کے پیٹرن چیف ایس ایم تنویر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ثانیہ گل پلازا میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا گل پلازا ثانیہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایف پی سی سی آئی متاثرہ تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو بے روزگار ہوئے ہیں فیڈریشن ان کے لیے کام کرے گی، انہیں اپنے کارخانوں اور فیکٹریوں میں نوکری دے گی۔ بہت افسوس ہوا یہ گل پلازا کا جو واقعہ، جتنا جانی جتنا مالی نقصان ہوا، ہم ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو ہم اپنی فیکٹریوں پہ اپنے کارخانوں پہ لگائیں اور ان کو سیٹ کریں۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مقبول نے کہا کہ کراچی شہر میں صرف 12 فائر اسٹیشنز ہیں، جبکہ 12,50,000 افراد کے لیے ایک فائر ٹینڈر ہے۔ پورے کراچی میں صرف 22 فائر اسٹیشن ہیں، جبکہ 12,50,000 لوگوں پر ایک فائر اسٹیشن ہے، اور اس فائر ٹینڈر میں بھی اگر پانی موجود نہ ہو، اتنا پانی موجود نہ ہو تو اس کا بھی کیا فائدہ، اور وہ فائر ٹینڈر بھی لیٹ پہنچے تو اس کا کیا فائدہ۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر امان پراشا نے کہا کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس کے باوجود گمبھیر مسائل کا شکار ہے۔ حکومت ہنگامی بنیاد پر بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کرے۔ کراچی اس وقت پورے ملک کا سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور میری درخواست ہے سی ایم صاحب سے کہ وہ ہنگامی بنیاد پہ جن کا مال جلا ہے یا جو لوگوں کی جانی نقصان ہوا ہے ان کو فوراً داد رسی کے لیے ایک بڑا پیکج کا اناؤنس کریں۔ پریس کانفرنس میں ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام نے 50 لاکھ روپے فنڈ دینے کا بھی اعلان کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تاجر رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تاجروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومتی امداد جلد از جلد فراہم کریں۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ کاشف منیر، نیو نیوز کراچی۔ لاہور جاتی امرا کے قریب پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ڈاکوں کی گاڑی وزیر اعلیٰ پنجاب کے رہائش گاہ کے باہر لگی رکاوٹوں سے ٹکرا گئی ہے۔ حکام کے مطابق ڈاکوں کی فائرنگ سے پولیس رسپانس یونٹ کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ ایک ڈاکو گرفتار کر لیا گیا ہے، گاڑی قبضے میں لے لی گئی ہے۔ 2 ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے شہری سے گاڑی چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ موسم سے متعلق بات کرتے ہیں۔ آج سے 23 جنوری تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے۔ پی ٹی ایم اے نے پنجاب میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مری گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور، سرگودا، گجرانوالہ، صاحباد، ملتان، فیصل آباد، ضلع غازی خان، بہاولپور ڈویژنز میں بارشوں کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ تمام محکمے انتظامات اور پیشگی مکمل کریں۔ مری میں ضلع انتظامیہ الرٹ رکھے۔ ایمرجنسی کنٹرول رومز میں سٹاف کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا جائے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام مظفر آباد میں کشمیر بنے گا پاکستان ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا اور کشمیر اور پاکستان کے عوام کے درمیان ٹوٹ رشتوں کا تجدید عہد کیا گیا۔ عادل احمد خان کی رپورٹ۔ کشمیر بنے گا پاکستان مظفر آباد میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن۔ اپنے خطاب میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان صرف سیاسی نعرہ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں امن کی ضمانت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا۔ ہم آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان رشتوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کے لوگ نظریہ علاقے پاکستان کو پسند کرتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسلح افواج
آج پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مسلم کانفرنس آج بھی بھرپور قوت سے عوام میں موجود ہے، آئندہ انتخابات میں تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ تقریب سے مسلم کانفرنس کی مرکزی قیادت نے اپنے خطبات میں کشمیر اور پاکستان کے درمیان اٹوٹ رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب کے آخر میں کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان برادرانہ یکجہتی کے اظہار کے لیے اسلام آباد میں 5 جنوری کے شہداء کی یاد میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں مقررین نے آذربائیجان کے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سیمینار میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات، باہمی احترام اور یکجہتی پر روشنی ڈالی گئی۔ تفصیلات اسلام آباد سے رپورٹ میں۔ پاکستان آذربائیجان برادرانہ یکجہتی، یوم سوگ اور بلیک جنوری کے شہداء کی یاد کے عنوان سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بلیک جنوری کے واقعات کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ 19 اور 20 جنوری 1990 کی درمیانی شب سابق سوویت یونین کی قیادت کے احکامات پر 26,000 فوجیوں کی تعیناتی کے نتیجے میں 147 بے گناہ شہری شہید جبکہ 744 افراد زخمی ہوئے۔ اس موقع پر آذربائیجان کے سفیر اور دیگر مقررین نے کہا کہ بلیک جنوری آذربائیجان کی تاریخ کا ایک دردناک مگر فیصلہ کن موڑ ہے۔ I can say Pakistan is one of the most kind people in the world. Without knowing I'm ambassador, in the pump station they approached me, they proposed some water, etc. They know I'm foreigner. That's why I can say Pakistan itself from inside, I will underline this, one of the most peaceful. Defining moment in Azerbaijan's struggle for independence and testament to the indomitable spirit of people who choose freedom over subjugation. Held today to commemorate the day of mourning and to pay tribute to the martyrs of Black January. Today's gathering is not merely a formal observance of history. It is an expression of shared memory, shared pain, and shared principles. Great struggle on the part of Azerbaijan and its people that they not only sustain their identity for 75 years, even more than that. سیمینار کے اختتام پر شرکاء نے آذربائیجان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو نیوز۔